गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों को हमारा चैनल में फिर से हम स्वागत करते हैं। और आज का क्लास हम C++ के रिगार्डिंग जुड़े रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए। और लास्ट क्लास हमने कल जो ट्यूटोरियल डाला था वहाँ पे हम कंट्रोल स्टेटमेंट के पहले तक हमने देखा था। देखिए बेसिकली आज हम लोग देखने जा रहे हैं उसके आगे जो हम लोग सिलेबस देखे थे उसके आगे हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में सब देख चुके थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आज के क्लास में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स का वर्क क्या होता है, और आपको हम प्रैक्टिकल के साथ बता देंगे। और हमने कुछ प्रोग्राम भी बना करके रखे हैं रेडी करके, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में एक ओवरव्यू मिलता रहे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और चूँकि ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में रेगुलर पूछते रहते हैं, इस साल C++ लास्ट है, इसके बाद बोर्ड जो है पाइथन प्रोग्रामिंग ही फॉलो करेगा, चाहे वो IP इन पाइथन हो चाहे वो कंप्यूटर साइंस इन पाइथन हो, दोनों। देखिए हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल तक हम यहाँ तक देखे थे कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में। स्टेटमेंट्स क्या होता है? स्टेटमेंट्स होता है जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को परफॉर्म करते हैं, राइट करते हैं, और उस स्टेटमेंट से या उस इंस्ट्रक्शन से हमको जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलता है उसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट्स। नल स्टेटमेंट्स ब्लैंक रहेगा, उसमें यूज़र कोई भी कोड नहीं लिखेगा। कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो होता है वो ब्रेसेस के अंदर एक से ज़्यादा लाइन को यूज़ करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि अगर एक प्रोग्राम को रन कराना हो, एक सिंपल सा प्रोग्राम हो, वॉइड मेन के अंदर आपको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है, तो भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट मल्टीपल लाइन्स है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब आते हैं हम लोग मेन पोर्शन से आते हैं आज का क्लास में, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम बिल्कुल जो भी चीज़ हम बता रहे हैं आप उसको ध्यान से अगर 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए अभी। और जुलाई का फर्स्ट वीक में 7 तारीख को एग्ज़ाम है या 9 को है, उसके पहले थोड़ा सा एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे आपका रिजल्ट 90% रहेगा। यदि आप इसको बार बार देखते हैं आपका रिजल्ट नो डाउट 100 आउट ऑफ 100 रहेगा। अब देखिए स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल में आते हैं। 3 प्रकार का स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल होता है जिसमें एक्सक्यूशन प्रोसेस को फॉलो करता है। एक होता है सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट, जो सीक्वेंस में रहेगा, आपका कोड लिखा रहेगा, उसमें आपको कोई लॉजिक, मतलब आप जनरल जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोलते हैं सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। सेकेंड होता है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। और इटरेशन कंस्ट्रक्ट मतलब वैल्यू को इनपुट करके बार बार लूप को चलाना। इटरेशन मतलब होता है एक ही चीज को बार बार प्रिंट करना, इसको बोलते हैं लूप कंट्रोल। इटरेशन कंस्ट्रक्ट या लूप कंस्ट्रक्ट। देखिए यहाँ पे फिगर दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 मतलब मल्टीपल कंपाउंड स्टेटमेंट्स को बोलते हैं सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, यूजर के ऊपर, यूजर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यूजर का जो भी प्रोसेस रन करेगा वो टोटली कंडीशन के ऊपर। हम बताए थे आपको कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर का दूसरा नाम, दूसरा फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल। लेकिन जब एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर, आपको कंडीशनल अलग है, इफ एल्स अलग है, दोनों आप बिल्कुल अलग टर्म है। देखने में लगेगा उसका ऑल्टरनेटिव है ये इफ एल्स, लेकिन वो सेम टू सेम जो है नहीं लिख पाएंगे हम लोग। उसका सिंटेक्स बदल जाता है, लिखने का कोड बदल जाता है, यहाँ पे अलग है। इसलिए कई बच्चे गलती करते हैं, इफ एल्स को ही क्या करते हैं एग्जाम में कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है आप लोगों को। तो सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट किसको बोलते हैं? इफ और एल्स को बोलते हैं, जिसमें कंडीशन चेक करते हैं। इफ के अंदर अगर कंडीशन सही मिला प्रोसेस रन करेगा, कंडीशन फॉल्स मिला एल्स पार्ट का जो पार्ट है सी आउट वो रन करेगा। एकदम सेम सिमिलरिटी देखा जाए तो आपको मिल सकता है कंडीशनल में, वहां भी कंडीशन है, यदि सही हो गया क्वेश्चन के बाद वाला पोर्शन एक्सप्रेशन 2 रन करेगा। यदि गलत है कंडीशन कॉलन के बाद, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन 2, उसके बाद कॉलन, उसके बाद हम लिखते हैं एक्सप्रेशन 3, वो फॉल्स पोर्शन रन करेगा।
तो सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट समझ गए, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स को बोलते हैं सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। हम लोग प्रोग्राम भी देखेंगे, पहले थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं। और आप इतना ही पोर्शन, आप ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, बस जो जो हम आपको व्यू करते जा रहे हैं आप उसको थोड़ा सा देखते चलिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, एकदम अच्छे से समझ में आते रहे। अब देखिए हम लोग आते हैं लूप में, आते हैं। लूप किसको बोलते हैं? लूपिंग और इटरेशन स्टेटमेंट्स। लूपिंग का मतलब हो गया, जैसे आपका नाम है या आपको मल्टीपल रिकॉर्ड को प्रिंट करना है, ठीक है, आपका नाम को 1000 बार प्रिंट करना है, या किसी भी नाम को या कोई भी टर्म को आपको मल्टीपल टाइम्स, मतलब 500 बार या 1000 बार या 10,000 बार प्रिंट करना हो, उसमें हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। बार बार कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते हैं कोड को, इसलिए लूप का इस्तेमाल किया गया रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को कम करने के लिए। उसमें सिमिलर एक कंडीशन दिया गया, उसी कंडीशन पे आपको रोटेट करेगा। तो उसमें आपका एक होता है लूप में फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप। एग्जाम में हर साल पूछा गया है एग्जिट और एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए बेसिकली दो टाइप्स का लूप होता है, एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब एंट्री कंट्रोल, और एक होता है एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं? लूप के अंदर कंडीशन पहले चेक करेगा, दैट मीन्स फर्स्ट इन एंट्री कंट्रोल लूप कंडीशन इज गोइंग टू बी चेक, देन आफ्टर एक्सिक्यूशन टेक्स प्लेस। और हम देखते हैं फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन के बाद क्या रहता है? कंडीशन रहता है, तब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते हैं हम लोग, और तीनों एक ही लाइन में होता है। व्हाइल लूप में भी देखिए व्हाइल पहला रहता है, उसके अंदर हम लोग कंडीशन डालते हैं, तब हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, मतलब कंडीशन चेक कर रहा है, एंट्री करने से पहले कंडीशन चेक किया। लेकिन एग्जिट कंट्रोल में, डू व्हाइल में देखिए, डू व्हाइल में डू के बाद लास्ट में व्हाइल होता है, और वहां से जब एग्जिट हो रहा है तब कंडीशन चेक करता है, इसलिए उसको बोलते हैं डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोल। तो आप याद रखिएगा कि हम यहां लिख के बता देते हैं आपको, फॉर लूप कोमा व्हाइल लूप जो है उसको हम लोग बोलेंगे एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। और इसमें स्मॉल लगता है एफ, उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है। और हम लोग अगर देखा जाए तो डू डॉट व्हाइल, इसको बोलते हैं हम लोग एग्जिट कंट्रोल, याद रखिएगा। और यहां हम देख लेंगे आगे, तो यहां लिखा हुआ इन एंट्री कंट्रोल लूप फर्स्ट ऑफ ऑल लूप कंडीशन इज चेक। देखिए कंडीशन चेक किया जाएगा, उसके बाद बॉडी एक्सिक्यूट करता है, कंडीशन सही रहेगा तो। हम लोग प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं, उसमें देख लेंगे। एग्जिट कंट्रोल लास्ट में, इन एग्जिट कंट्रोल लूप फर्स्ट बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस एंड देन लास्टली लूप कंडीशन इज चेक्ड। इफ कंडीशन इज ट्रू देन बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन। मतलब समझ में आ गया? तो यहां पे देखिए फॉर और व्हाइल में आपका लास्ट में कॉलन नहीं लगता है, मतलब सेमी कॉलन नहीं यूज होगा, इसमें आप सेमी कॉलन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन व्हाइल लूप, डू व्हाइल में आपको लास्ट में सेमी कॉलन यूज करना होगा, एरर निकालने के लिए कभी कभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये दोनों आप ठीक से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर साल इसको रिपीट करते रहता है बोर्ड। अब आते हैं इफ स्टेटमेंट में। इफ स्टेटमेंट का तीन तरीका होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है इफ एल्स। मतलब देखिए इसका कंडीशन ये है, इफ एल्स का सिंटेक्स है, इफ स्मॉल कीवर्ड है, टोटल सब कीवर्ड में रहता है। इफ के बाद यहाँ कंडीशन देते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, और इसके पहले देखिए ब्रैकेट है यहाँ पे। ये ब्रैकेट जो रहता है वो ऑप्शनल पार्ट है, कई बार एग्जाम में एरर निकालने के लिए रहेगा, ये ब्रैकेट मिसिंग रहेगा। आप इस ब्रैकेट को फोकस नहीं कीजिएगा, बल्कि मेन लॉजिक को फोकस करना है कि कहाँ पे एरर है, या हेडर फाइल मिसिंग है, या फंक्शन कोई मिसिंग है, उसको हम लोग को देखना है। तो ये हो गया इफ एल्स। इफ में कंडीशन, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लग रहा है, और इफ के बाद में लास्ट में कई बच्चे यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं, सेमीकोलन देना बिल्कुल नहीं है, वो एरर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए एल्स के बाद, एल्स के में कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब इफ में अगर कंडीशन सही रहा तब वो स्टेटमेंट रन करेगा, यदि इफ का कंडीशन फॉल्स है एल्स का स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रन करेगा।
मतलब जो भी आप सी आउट में जो भी लिखते हैं वही रन करेगा। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं जो भी हम बता रहे हैं। और कर्ली ब्रेसेस हमारा ऑप्शनल रहता है, इफ और एल्स का दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो सिंपल इफ मतलब इफ स्टेटमेंट में कंडीशन सही रहेगा तो प्रिंट करेगा। इफ एल्स में एल्स पार्ट था जो कंडीशन फॉल्स को प्रिंट करता था, लेकिन सिंपल इफ में यदि कंडीशन फॉल्स है वो एग्जिट हो जाएगा लूप से बाहर। लूप तो चलेगा नहीं, इफ से बाहर वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट, आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए इफ एल्स इफ का लैडर है, मतलब नेस्टेड है। ये लैडर चल रहा है इफ का। इफ के अंदर कंडीशन चेक किया, यदि कंडीशन मिल गया स्टेटमेंट 1 रन कर जाएगा। नहीं मिला कंडीशन तो एल्स इफ में जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अगर यहाँ मिल गया तो यहीं पे रन कर जाएगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से एल्स इफ का लास्ट कंडीशन एन तक चलेगा। यदि कंडीशन नहीं मैच किया इफ से लेके एल्स इफ का एन तक, तो एल्स पार्ट में ऑटोमेटिकली चल करके स्टेटमेंट एम को रन करेगा। अन्यथा अगर इफ से एल्स इफ यहाँ तक कंडीशन चलते रहा, मानिए अगर 1 पे मिल गया तो वहीं से एग्जिट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 रन हो जाएगा। कंडीशन 2 में मैच हो गया, कंडीशन 2 में स्टेटमेंट 3 रन हो जाएगा। अगर नहीं कहीं मैच हुआ, कोई भी स्टेट कंडीशन मैच नहीं हुआ इफ एल्स इफ लैडर में, तो एल्स का पार्ट को रन करके दिखाएगा। अब आते हैं, देखते हैं नेस्टेड इफ। यहाँ पे दिया हुआ है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और ये जो भी थ्योरी है उसको आप एक बार पढ़ते चलिएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको हम फंड इसका बढ़ा करके हम यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी, और एग्जाम में भी ये आसान रहेगा। नेस्टेड इफ, देखिए इफ के अंदर इफ, इसका सिंटेक्स देखिए तो क्या है। इफ के अंदर इफ जो होता है, if an if statement is written in the if or else clause of another if statement, then it is known as nested if। आप लोग जब देखेंगे प्रोग्राम आपका क्लियर हो जाएगा। if के अंदर कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए if का ये एंडिंग पार्ट हो गया, और इसके अंदर if, और देखिए इसके अंदर if हो गया, और सिंटेक्स 2 में देखिए if, उसके अंदर if और else है, और इसका एंडिंग पार्ट हो गया यहाँ पे, और इसका else पार्ट हो गया। मतलब आप देख सकते हैं नेस्टेड इफ में इफ के अंदर इफ लिखिए, कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। आउटर कंडीशन के बाद इनर कंडीशन में जाएगा, कंडीशन मैच करेगा, तब वो प्रिंट करेगा। या फिर दूसरा पार्ट है नेस्टेड इफ एल्स। देखिए तो इफ एल्स में क्या है, इफ के अंदर आपको यहाँ पे इफ है, यहाँ पे एल्स है, और इस इफ को एंड करने के लिए इसका अपना पेयर एल्स का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम हम तैयार किए हुए हैं, अभी हम आपको दिखा देंगे। इसके जस्ट बाद स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो होता है मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्विच के अंदर एक्सप्रेशन या कंडीशन या वेरिएबल लिखना है आपको, उसके बाद ब्रेसेस देना मैंडेटरी है। ये इसका बिगिनिंग ब्रेसेस है, एंडिंग ब्रेसेस है। अब देखिए केस भी कीवर्ड है, स्विच भी कीवर्ड है, ब्रेक भी कीवर्ड है, और डिफॉल्ट भी कीवर्ड है। इसमें 4 कीवर्ड है, याद रखिएगा। स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स लगेगा आपको एकदम सिमिलरिटी जैसा, सिमिलर नहीं है, हो सकता ऑल्टरनेटिव है, लेकिन दोनों का अलग अलग सिंटेक्स है। इसलिए याद रहे कि स्विच में आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सेमीकोलन या कॉलम इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद केस स्पेस, तब वैल्यू देंगे हम लोग। वैल्यू अगर अल्फाबेट में रहेगा तो सिंगल कोट में, यदि नंबर में रहेगा तो 1 2 3 दे देंगे। उसके बाद कॉलन के बाद देखिए कॉलन दिया हुआ है, उसके बाद स्टेटमेंट सी आउट लिखेंगे हम लोग, या जो भी ऑपरेशन करना है, और उसके बाद हम लोग सेमीकोलन देंगे, फिर ब्रेक कीवर्ड। उसके बाद दूसरा केस वैल्यू के लिए सेम इसी तरह चलते रहेगा, और डिफॉल्ट लास्ट में लगाएंगे, जैसे एल्स पार्ट को हम लोग यूज करते थे उसी प्रकार से, और वहां पे स्टेटमेंट एम हम लोग रन कराएंगे। तो स्विच स्टेटमेंट होता है मल्टी ब्रांचिंग के लिए। ये सिंटेक्स है, इसको आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। सिंटेक्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और कई बार इसका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है। और देखिए इसका जो एक बेनिफिशियल क्या है, स्विच में इस एक्सप्रेशन और वेरिएबल जो रहेगा वो केवल और केवल इंटीजर और कैरेक्टर टाइप रहेगा। दूसरा कोई भी अगर फ्लोट या डेसिमल या कुछ भी लेते हैं वो एरर होने की संभावना रहेगा। आप डेसिमल तो ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि स्विच स्टेटमेंट कैसे एक्सिक्यूट करता है। स्विच में यहाँ पे वैल्यू रहेगा, वैल्यू मैच कराएगा, जहां जहां वैल्यू मैच कर गया उस केस वैल्यू को चेक करेगा, वहां से स्टेटमेंट रन करेगा। और यदि केस वैल्यू 1 में वैल्यू मैच कर गया, स्टेटमेंट वहीं पे रन किया, ब्रेक हो गया।
यदि केस वैल्यू कहीं मैच नहीं किया वो सीधे डिफॉल्ट में आएगा, वहां डिफॉल्ट वाला पोर्शन को रन कर देगा। अब देखिए लूप क्या होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, 3 लूप होता है। फॉर और वाइल को बोलते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल, डू वाइल को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। देखिए लिखा हुआ है फॉर लूप इज ए एंट्री कंट्रोल लूप। सिंटेक्स क्या होता है, फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए सेमीकोलन है, उसके बाद ये कंडीशन हो गया लूप का, सेमीकोलन, ये अपडेशन प्लस प्लस या माइनस माइनस, यहाँ पे हम लोग कोई भी सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद ये ब्रेसेस हो गया फॉर लूप का, मतलब फॉर लूप का अपना ब्रेसेस है स्टार्टिंग और एंडिंग, ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंडिंग हो गया। और हम देख सकते हैं फॉर लूप के अलावा अगर मेन फंक्शन आप लिखिएगा मेन के अंदर, तो मेन में भी आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब फॉर लूप कैसे काम करता है, पहले तो एक्सप्रेशन में जाएगा, उसके बाद कंडीशन में जाएगा, फिर प्रिंट करेगा बॉडी को, उसके बाद फिर अपडेट में जाएगा, फिर कंडीशन में जाएगा, फिर प्रिंट करेगा बॉडी को, फिर जाएगा अपडेट में, फिर कंडीशन में। मतलब इनिशियलाइजेशन केवल एक बार चला, उसके बाद कंडीशन और अपडेशन रोटेट होते रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, लूप चलते रहेगा। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। यदि कंडीशन नहीं दिया रहे फॉर लूप में, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कंडीशन अगर ना रहे तब क्या करेंगे, तब लूप जो है इनफिनाइट चल जाएगा, लूप रुकेगा ही नहीं, चलते रहेगा चलते रहेगा, आपको फिर प्रोग्राम को एंड करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई लेस देन 7, आई प्लस प्लस, और यहाँ प्रिंट करा रहे हैं आई इंटू आई। तो इनिशियलाइजेशन तो एक ही बार हुआ, उसके बाद आ गया आई 0 है, 0 लेस देन 7 कंडीशन सही है, यहाँ पे आ गया सी आउट में 0 इंटू 0, 0 हो गया। उसके बाद देन यहाँ से यहाँ पे गया कर्सर, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 0 से 1 हो गया। उसके बाद 1 लेस देन 7 कंडीशन सही रहा, 1 इंटू 1, एंडल नया लाइन में आ गया, फिर गया आई प्लस प्लस, फिर यहाँ पे चेक किया 2 लेस देन 7, यानी कि 6 तक चलेगा, 6 लेस देन 7, तो 0 से लेके 6 तक है, स्क्वायर निकल जाएगा लाइन ब्रेक करके, चूंकि हैंडल यूज किए हुए हैं। और जैसे ही 7 में आएगा तो 7 लेस देन 7 होगा, बिल्कुल नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। वाइल लूप को भी बोलते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप, और फॉर लूप को भी बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल और वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल होता है। ये क्वेश्चन तो हर साल बेसिकली पूछा ही गया है। एंट्री और लूप का, आप वाइल लूप का सिंटेक्स देखिए, वाइल लूप कंडीशन है, वाइल कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया, फॉर भी क्या है, अपने आप में एक कीवर्ड है, ठीक है। और ये इनिशियलाइजेशन ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इस एरिया को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल लूप में आइएगा, वाइल कीवर्ड हो गया, यहाँ पे कंडीशन डालना है, वही सेम आई लेस देन 7 यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे लूप बॉडी को प्रिंट कराइए सी आउट में आई इंटू आई, और इसी के अंदर आपको अपडेट भी करना है आई प्लस प्लस। तो यहाँ इनिशियलाइजेशन कहाँ करेंगे, वाइल लूप के ऊपर करेंगे हम लोग, इसको भी बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप, डू कीवर्ड हो गया, वाइल कीवर्ड हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग सेम सिंटेक्स यही है, इसका इनिशियलाइजेशन डू के ऊपर होगा, लेकिन और इंक्रीमेंट इसी बीच में होगा, लूप बॉडी के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट भी लगाएंगे सी आउट, और लेकिन कंडीशन लूप के बाहर, और इसमें देखिए सेमीकोलन आ गया लास्ट में। ये चीज याद रखिएगा, फॉर वाइल डू वाइल में केवल डू का वाइल में हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, बाद बाकी कहीं नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में कंडीशन को चेक करता है। लेकिन वाइल लूप क्या है, देखिए एंट्री करते करते कंडीशन को चेक किया, फॉर लूप भी एंट्री में ही कंडीशन को चेक कर लिया, लेकिन डू वाइल लास्ट में कंडीशन को चेक किया। अब नेस्टेड लूप किसको बोलते हैं, नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप को बोलते हैं नेस्टेड लूप। याद रखिएगा, जब एरे 2 डायमेंशनल होगा या सीरीज दिया रहेगा एग्जाम में, आपको नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना है। और नेस्टेड लूप में आउटर लूप को बोलते हैं हम लोग, रो के लिए चलता है, इनर लूप चलता है कॉलम के लिए। आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप जब तक कि वो फॉल्स ना हो जाए वो एग्जिट नहीं होगा। जैसे ले लीजिए यहाँ पे 2 लूप दिया हुआ है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 2, आई प्लस प्लस, ठीक है, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 3, जे प्लस प्लस। तो इंट का आई में चला, ठीक है। अब देखिए तो आई है 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 कंडीशन सही है, जे में आ गया। अब याद रखिएगा आई में 1 है, अब जे में जे इक्वल्स टू 1 और जे लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन सही है, तो जे कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा। अब पहला बार चला जे 1 लेस देन इक्वल्स टू 3,
तो प्रिंट हो गया i इंटू जे, मतलब i में तो 1 फिक्स है, j में भी 1 है, 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर j का वैल्यू चला, यानी कि 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन सही है। फिर मैच यहाँ पे प्रिंट हो गया i इंटू जे, i तो 1 है, j कितना है 2 हो गया, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। फिर चला j 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो 3 लेस देन नहीं है लेकिन 3 इक्वल्स टू 3 है, कंडीशन सही है। फिर चला वहां पे, तो i तो 1 ही है, 1 इंटू 3 3 हो गया। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आगे नेस्टेड लूप के आगे हम देख सकते हैं, तो जब तक ये आउटर लूप फॉल्स ना हो जाए तब तक ये क्या करेगा, चलते रहेगा। आउटर लूप 2 बार चलेगा, इनर लूप क्या बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे ड्राई रन हम लिख दिए हुए हैं, ड्राई रन को आप कवर अप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इनर इटरेशन, सेकेंड इनर इटरेशन, और यहाँ पे लिखे हुए हैं सेकेंड इनर लूप के बारे में। अब देखिए हम लोग देखते हैं जंप स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। जंप स्टेटमेंट होता है जो ब्रेक या कंटिन्यू, मतलब प्रोग्राम में से टर्मिनेट हो जाए, एग्जिट हो जाए, उसको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट्स। तो एक हमारे पास है रिटर्न, और एक हो गया गो टू, एक हो गया ब्रेक, और एक हो गया कंटिन्यू। याद रखिएगा ब्रेक और कंटिन्यू हर वक्त पूछा गया है एग्जाम में, ये ऐसा जंप स्टेटमेंट्स है। और रिटर्न तो जब हम लोग इंटीजर टाइप लगाते हैं तब हम लोग को रिटर्न मिलता है। गो टू का यूज बहुत कम किया गया है, गो टू भी एक जंप स्टेटमेंट्स होता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का, जब हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। गो टू स्टेटमेंट, गो टू जो होता है वो एक लेवल के बेसिस पे चलता है, और गो टू स्टेटमेंट कैन ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ब्रेक स्टेटमेंट, देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही कंडीशन मैच करेगा वो वहां से टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख के बता देंगे ब्रेक स्टेटमेंट्स का। और ब्रेक स्टेटमेंट इफ के अंदर, फोर के अंदर हो गया, वाइल के अंदर हो गया, डू वाइल के अंदर, तीनों के अंदर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किया गया है, वाइल लूप में यहाँ ब्रेक की इस्तेमाल किया गया है, अगर फोर लूप में देखा जाए तो यहाँ ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, डू वाइल में तो यहाँ ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। जहां भी कंडीशन मैच करेगा वहां से आपको टर्मिनेट हो जाना है, उसके आगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट में, हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे। और सेकेंड में देखिएगा, ये सब पार्ट आप समझ लीजिएगा एक बार, ताकि एग्जाम में लिखने में आपको हेल्प मिल जाए। बेसिकली फोर लूप का इस्तेमाल ही कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि फोर लूप में हम लोग इस्तेमाल करने से कोड थोड़ा आसान होता है लिखने में और समझने में भी थोड़ा इजी होता है हमको। डू वाइल कुछ बच्चों के लिए थोड़ा क्रिटिकल बन जाता है, इसलिए हम ज़्यादातर फोर लूप का ही इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट में जब कंडीशन मैच करेगा, जो कंडीशन मैच कर गया उसको स्किप कर देगा। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है और हम लोग कंटिन्यू करा दिए हैं, मैच करा दिए 4 पे, तो 1 2 3 4 पे मैच कर गया, यानी कि 4 को स्किप कर गया, उसके बाद टोटल वैल्यू को कंटिन्यू करके प्रिंट करेगा। लेकिन ब्रेक में जहां भी मैच कर गया वो वैल्यू भी प्रिंट नहीं होगा, वहां से एग्जिट हो जाएगा। और इसका सिंटेक्स यहाँ पे है, देखिए ब्रेक में केवल आपको ब्रेक का कंडीशन के बाद ब्रेक लगा देना है, बस ब्रेक नाम का कीवर्ड, और उसमें सेमीकोलन दे देना है। कंटिन्यू में भी एकदम उल्टा, दोनों भाई है। देखिए कंटिन्यू में क्या करना है, कंडीशन कंटिन्यू को यहाँ पे कॉल करना है और कंटिन्यू कीवर्ड को यहाँ पे टर्मिनेशन लगा देना है, बस। वर्किंग ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, फंक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बिल्ट इन, जो इनबिल्ट होता है लाइब्रेरी फंक्शन, एक हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए तो SQRT हो गया, टू अपर हो गया, इस डिजिट हो गया, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है। अब देखिए हम आपको बताए थे फर्स्ट ट्यूटोरियल में हेडर फाइल्स के बारे में, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका पूरा नाम है, और इसके लिए गेट एस पुट एस मतलब स्ट्रिंग को स्टोर करता है ये। ctype.h कैरेक्टर टाइप फंक्शन, देखिए इज एलनम अल्फा और नंबर दोनों को चेक करेगा। एलनम का मतलब अल्फाबेट और नंबर्स, इज अल्फा केवल अल्फा को चेक करेगा, इज डिजिट केवल डिजिट 0 to 9, इज लोअर केवल लोअर केस को, इज अपर केवल अपर केस,
टू लोअर मतलब कन्वर्ट कर देगा, यदि अपर है तो लोअर में, और टू अपर अगर अपर लोअर है तो अपर में। याद कर लीजिएगा ये सब पार्ट को पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विथ हेडर फाइल एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। स्ट्रिंग डॉट एच में इतना स्ट्रिंग फंक्शन है, मैथ डॉट एच में और stdlite डॉट एच में रैंडमाइज और रैंडम फंक्शन। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, गेटेस और पुटेस का क्या वर्क होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सब वर्क दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, और आगे हम देखेंगे रैंडम नंबर्स के बारे में कि रैंडमली मैक्सिमम मिनिमम के साथ रैंडम नंबर्स कैसे निकालते हैं। ये तो 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली रहना है एग्जाम में। यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसमें हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप होना चाहिए, फंक्शन डिक्लेरेशन होना चाहिए, फंक्शन डिफिनीशन होना चाहिए। याद रखिएगा डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन में 3 चीज़ तो हमेशा रहना ही रहना है। तो हम लोग देखेंगे जब ये हो गया फंक्शन डिफिनीशन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना है पूरा का पूरा। ये इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये फंक्शन डिफिनीशन है, और इसी पे आपको वर्क करना है। तो उसमें हम लोग कॉलिंग ए फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉल, दोनों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कॉलिंग ए फंक्शन कब होता है? कॉलिंग ए फंक्शन जो होगा ये एक्चुअल पैरामीटर्स, मतलब मेन के अंदर जो हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं कॉलिंग ए फंक्शन, ठीक है। और कॉल्ड फंक्शन जो होता है वो फॉर्मल पैरामीटर्स, जो फंक्शन डिफिनीशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर्स। तो ये सब हम लोग आज यहाँ पे हम जस्ट जा रहे हैं कैजुअली, और हम थोड़ा प्रोग्राम भी आपको दिखाना है, इसलिए हम प्रोग्राम के पोर्शन में चलेंगे। और तब तक आप एक बार इसको जस्ट ओवरव्यू के लिए हम दिखा दे रहे हैं, हम डिस्कस कर लेंगे। अभी 5 से 6 ट्यूटोरियल लगेगा बनाने में, पूरा टोटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज तक, नेटवर्किंग तक। तो आप लोग बिल्कुल उसको देखते रहिएगा, बार बार आपको रिवीजन करने के लिए मौका मिलेगा। यदि ज़्यादा नहीं, आप यही प्रोग्राम सब केवल रिवाइज कर लें, आप इसी को जाके एग्जाम में लिख दें, आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, एकदम 1 नंबर में नहीं कटेगा, वो गारंटेड रिजल्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस, 2 टाइप का फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे फंक्शन का नाम हो गया एडिशन, 2 नंबर को सम करना है, ये हो गया डेटा टाइप। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन को वेरिएबल में डिक्लेयर किए हैं, 2 वेरिएबल चाहिए एडिशन के लिए, और इसको स्टोर किया गया है आर में, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, रिटर्न कर दिया गया है आर, ठीक है। चूंकि यहाँ पे डेटा टाइप इंट दिया है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए इसको हम लोग कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस, दो पार्ट से हम लोग कॉल करते हैं। कॉल बाई वैल्यू में तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन रेफरेंस में फंक्शन डिफिनीशन में जो वैल्यू चेंज होगा वो आपका एक्चुअल पैरामीटर में अफेक्ट करेगा, वो वैल्यू कॉपी नहीं होगा, वो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगा, नया वैल्यू मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, चूंकि ये कैपिटल में, थोड़ा आप इसको स्मॉल कर लीजिएगा। वॉइड डुप्लीकेट इंट ए एम%, हम जानते हैं कि रेफरेंस में एम% सिंबल का इस्तेमाल होता है, और ये एम% क्या करता है, कॉपी वैल्यू को हटा करके अपना ओवरराइड कर लेता है वैल्यू को। देखिए तो यहाँ पे वॉइड मेन, ये चूंकि आप लोग थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आप इसको जो है वॉइड को स्मॉल, मेन को स्मॉल कर लीजिएगा। इंट भी स्मॉल, एक्स में 1 है, वाई में 3 है, जेड में 7 है। देखिए डुप्लीकेट XYZ नाम का फंक्शन है, और यहाँ पे XYZ का कॉलिंग है। तो यदि यहाँ इससे पहले, डुप्लीकेट से पहले XYZ को प्रिंट करता तब तो 137 आता, लेकिन यहाँ पे फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे प्रिंट किया है, और डुप्लीकेट के पास तीनों वैल्यू रेफरेंस में पास हो रहा है, मतलब रेफरेंस के अंदर एक कंडीशन दिया हुआ है। तो इस बेसिस पे जो भी वैल्यू चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, वही वैल्यू यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा XYZ में, और वही प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए में देखिए तो x में 1 है, तो a ले लिया x को, b ले लिया y को, c ले लिया z को, और a के पास क्या आ गया, 1 आ गया, b के पास 3 आ गया, c के पास 7 आ गया। तो a इक्वल्स टू a इंटू 2, मतलब a में क्या है, 1 है, 1 इंटू 2 तो 2 आ गया x का वैल्यू। उसके बाद b में क्या है, 3 है, 3 इंटू 2 6 हो गया, और c में 7 है, 7 इंटू 2 14 हो गया। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो फाइनल जो वैल्यू आया, अब इस पे वर्क हुआ, तो XYZ का वैल्यू 137 से ओवरराइड होकर के 2614 हो गया, वही यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हम लोग इसको अच्छा रहेगा कि प्रोग्राम के बेसिस पे देख लेंगे, लेकिन एग्जाम में डेफिनेटली कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आएगा। आप इतना को याद करके आप उसको लिख दीजिएगा एग्जाम में, आपका 4 नंबर से 3 नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। वो एम% सिंबल जो होता है वो कॉल बाय रेफरेंस को हेल्प करता है पास करने में। तो इतना ही हम देखते हैं, और एक और पोर्शन बचा हुआ है, फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स। जो पैरामीटर देखिए, तो
तो ये पैरामीटर जो पास हो रहा है ये हो गया एक्चुअल पैरामीटर। ये क्यों एक्चुअल हो गया? क्योंकि मेन के अंदर है। और ये पैरामीटर जो हो रहा है जो मेन के बाहर है इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। जो हम लोग फंक्शन डिफिनीशन में देते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, जो हम लोग मेन के अंदर देते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। तो याद रखिएगा ये भी हर साल पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स बाय गिविंग वन एग्जांपल। तो आप इस एग्जांपल को लिख लीजिएगा, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे वॉइड स्मॉल है और वॉइड मेन भी स्मॉल है, इंट भी स्मॉल है, ठीक है, ये इंट भी स्मॉल है, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला पोर्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स का हम लोग डिफाइन करते हैं और उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रिटर्न स्टेटमेंट, जब हमारे पास कुछ डेटा टाइप दिया रहेगा इंट या फ्लोट तो रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे देखेंगे लोकल और वेरिएबल के बारे में और एरेज के बारे में देखेंगे। और एरे के बाद हम लोग का जो पोर्शन बच जाएगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम चाहते हैं कि आज हम आप लोग को बता दें कुछ प्रोग्राम से, उसके बाद हम लोग एरे में आए। चूँकि एरे भी बहुत इजी पोर्शन है और एरे का इस्तेमाल किया गया है। एक तो आपका 1 डायमेंशनल एरे से क्वेश्चन रहेगा, एक 2 डायमेंशनल एरे से रहेगा और एक रो मेजर और कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। मतलब आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन एरे से रहना ही रहना है। तो एरे में आपको ये तो कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन आपको इसमें कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो हम क्वेश्चन इसमें बताएंगे आपको, समझाएंगे, रन करके बताएंगे, आप उतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल लॉजिक मिल जाएगा। एरे क्या होता है? एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप मतलब होमोजीनियस डेटा टाइप को स्टोर करता है, वैसा एक ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरे जो होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी, और एरे जो मेमोरी बनाएगा वो इंडेक्सिंग के बेसिस बनाता है। वो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है एरे में? अगर देखा जाए तो एरे का इंडेक्सिंग 0 से लेकर के n-1 तक चलता है। एरे का इंडेक्सिंग जो भी चलेगा वो चलेगा इंडेक्स 0 से लेकर के वो कहाँ तक जाएगा? इंडेक्स n-1 तक जाएगा। याद रखिएगा हमेशा एरे जब भी चलेगा वो इंडेक्सिंग के बेसिस पे वर्क करता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरे, 2 टाइप्स का एरे होता है, एक होता है 1 डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरेज। 2 टाइप का होता है। तो 1 डायमेंशनल में आपको मतलब 2 बार लूप को नहीं चलाना होगा ज़्यादातर केस में, लेकिन मल्टी डायमेंशनल में आपको रो और कॉलम के लिए तो चलाना ही पड़ेगा लूप, जो हम लोग नेस्टेड लूप देखे हैं, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल में आपको इस तरह से एरे को आप डिक्लेयर करते हैं। देखिए इंट में मार्क्स दिया हुआ है और 50, आप इस प्रकार से 1 डायमेंशनल में एरे को डिक्लेयर करेंगे। इंट में यहाँ पे मार्क्स और इंट जो है वो डेटा टाइप है, वो स्मॉल डेटा टाइप है। डेटा टाइप सब तो स्मॉल में ही होता है। तो देखिए इंट मार्क्स हो गया, यहाँ पे आप 10 दे दिए, मतलब 10 नंबर यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे दे दिए कैर में दे दिए हम लोग str दे दिए और यहाँ पे 10, मतलब हम लोग स्ट्रिंग ले लिए कैरेक्टर टाइप में। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो होता है वो स्ट्रिंग नहीं रहता है इसमें। C++ में एरे का सपोर्ट से स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट करते हैं C++, ठीक है। तो मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? एरे का इस्तेमाल करते हैं। यदि सिंगल स्ट्रिंग हमको डिक्लेयर करना है तब char और यहाँ पे आप str इक्वल्स टू सिंगल कोट में a ले लीजिए आप, ये सिंगल हो गया। लेकिन आपको मल्टीपल स्ट्रिंग करना है तो str यहाँ पे 10 दे दिए इक्वल्स टू यहाँ पे दे दिए हम लोग कंप्यूटर साइंस बाई पंकज कुमार। देखिए ये हो गया मल्टीपल के लिए। तो यहाँ पे आप ये अगर इसको ब्लैंक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 0 से लेकर पूरा कैरेक्टर को काउंट करके उतना एरे यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो एरे जो होता है वो 0 से लेकर के n-1 तक चलता है, उसका लेंथ याद रखिएगा हमेशा। और इसके आगे हम लोग याद करेंगे, देखेंगे इस एरे का वर्किंग कैसे होता है। देखिए एरे में यहाँ पे 23 से लेके 83 मतलब 9 स्कोर है, ठीक है। इसको कैसे डिवाइड किया गया है? इंट स्कोर्स 9, देखिए तो यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे देखा जाए तो इंट स्कोर्स और यहाँ पे 9 दिया गया है। अब देखिए स्कोर्स के बाद आप स्पेस नहीं देना है, ये स्पेस समझाने के लिए दिया गया है, एक साथ देंगे हम लोग। यहाँ पे 9 ब्लॉक बन गया, लेकिन ब्लॉक 0 से n-1 यानी कि 9-1 कितना हो गया? 8 हो गया। और कैर नेम, कैर भी बनाया 10 ब्लॉक, 0 से n-1, 0 से n-1, 10-1 9 हो गया। फ्लोट
जो है वो चला है फ्लोट डेटा टाइप, लेकिन फ्लोट यहाँ पे डेटा नहीं लेना है, फ्लोट डेटा टाइप रहेगा। ये भी क्या किया, 0 से लेके 39 तक चला है, और इस प्रकार से ये एलिमेंट को स्टोर करते रहता है, 0 में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, अप टू n-1 तक। देखिए p का 0 एलिमेंट में क्या है, 0, फिर 1 इंडेक्स हो गया, फिर ये हो गया 2 इंडेक्स, ये हो गया 3 इंडेक्स, इस प्रकार से ये 6 एलिमेंट है, तो 6 - 1 यानी कि 0 से 5, 6 ही हो गया। और ये ऊपर वाला जो है ये एड्रेस है, तो %, से हम लोग एड्रेस भी निकालते हैं, लेकिन वो हम लोग देखेंगे पॉइंटर जब आएंगे उस समय। तो ये हमारा बेसिक एरे हो गया जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। तो एरे का थियरी पोर्शन तो जानते हैं, और एरे का प्रोग्राम जो है वो एग्जाम में आपका आएगा इस प्रकार से लिखने के लिए। तो हम लोग कैसे इनिशलाइज करते हैं एरे को, डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद एरे का नेम रहेगा, फिर यहाँ पे साइज, SIZE साइज, यदि दें तो ठीक है, नहीं दे तो अपने आप काउंट करेगा। और एरे ये ब्रेसेस में देते हैं हम लोग, कॉमा ऑपरेटर से हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। जैसे int num 5, 16, 12, 272, 77 इतना दिए हैं, मतलब 5 एलिमेंट है इसमें, 2, 4, 5, तो चलेगा 0 से लेकर 5 - 1 4 तक चलेगा। देखिए 0 में आ गया नम नाम का डेटा टाइप बना दिए हैं, इंटीजर, 0 में 16 आ गया, 1 में 2 है, 2 में 77, 3 में 44, 4 में 12, 0, 71। इस प्रकार से हम लोग डिक्लेयर करते हैं एरे का 1 डायमेंशनल में। और एरे भी चलेगा तो लूपिंग के अनुसार चलेगा, क्योंकि इंडेक्स तो हमेशा बढ़ेगा 0 से 1। तो आप याद रखिएगा, इसमें जब इंडेक्स चलाना होगा तो यूजर 0 से लेकर के चलेगा, कहाँ तक, साइज से 1 कम रहेगा, i लेस देन साइज, i लेस देन इक्वल टू रहता तब तो साइज के बराबर रहता, लेकिन यहाँ पे है लेस देन साइज, मतलब n-1 तक चलेगा ये। और हम लोग को जो भी प्रिंट कराना है उसको हम लोग इनपुट ले लेंगे, उसके बाद एक बार और लूप चलाएंगे हम लोग सी आउट के लिए। तो एरे में हमको 2 दफा लूप चलता है। देखिए एक बार इनपुट लिया गया यहाँ पे, देखिए तो 4 int i = 0, i लेस देन साइज, और यहाँ पे इनपुट लिया गया सी इन एरे नेम का i, और यहाँ पे आउटपुट के लिए एक अलग से लूप चलाया गया है एरे नेम का i। लेकिन आपको एग्जाम में केवल फंक्शन बेस्ड रहेगा, केवल आपको यही पोर्शन लेके चलना पड़ेगा, आपको पूरा मेन पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग को हम लोग एरे में कैसे बोलते हैं। तो स्ट्रिंग भी एरे में बनता है कैसे, कैर स्ट्रिंग हम बता दिए हैं आपको। देखिए यहाँ पे कैर str10 है ना, सिंगल के लिए कैरेक्टर, और मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एरे का कॉम्बिनेशन करते हैं, तब जाके वो मल्टीपल स्ट्रिंग को फॉलो करेगा। कंप्यूटर साइंस बाई पंकज कुमार यहाँ पे दे दिए हैं, और ये डबल कोट में रहेगा और ये सिंगल कोट में है जो सिंगल स्ट्रिंग है। अब 2 डायमेंशनल एरे में देखिए सेम है, डेटा टाइप एरे नेम वेरिएबल का देंगे, लेकिन 2 कॉलम रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट, एक रहेगा रो के लिए, एक रहेगा कॉलम के लिए रहेगा। देखिए 3, 5, तो 3, 5 अगर मिलाया जाए तो 3 × 5, 3 रो चल रहा है, 5 कॉलम, टोटल रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 15 होना चाहिए, है ना। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 5 × 5 कितना हो गया, 15 रिकॉर्ड हो गया। तो इसमें आपको एक लेना पड़ेगा लूप आउटर के लिए, एक लेना पड़ेगा इनर के लिए। एक बार चला, फिर 5 बार चला, दूसरा बार चला 5, तीसरा बार चला 5 बार लूप चला, मतलब 5 + 5 + 5 15 हो गया। 15 इसका 15 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में, और देखिए इसका जो डिक्लेरेशन होता है, ये एक हो गया आउटर लूप के लिए, रो के लिए, एक हो गया कॉलम के लिए, और यहाँ पे i और j दोनों रो और कॉलम में लिए हैं। और इसका जो आउटपुट प्रिंट कराएंगे इसको भी हम लोग सेम रो और कॉलम को लेकर चलेंगे, और वहाँ से सी आउट में हम लोग इसका आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे। तो स्ट्रिंग भी इसी का पार्ट है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग का बच गया, और स्ट्रक्चर के बाद हमारा पोर्शन जो बच गया है वो हमारे पास रहेगा पॉइंटर। तो ये 2 पार्ट बचने के बाद, करने के बाद हम लोग आगे वर्क करेंगे। हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर है ये सब, देख लीजिए आप लोग इसको। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एक क्लास आपको लगेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और एक लगेगा हो सकता है इनहेरिटेंस में। उसके बाद हम लोग आएंगे हमारा डेटाबेस और बुलियन अलजेब्रा में, और नेटवर्किंग में लास्ट क्लास में। ठीक है, तो बिल्कुल 5-6 ट्यूटोरियल इस वीक जो है पूरा कंप्यूटर साइंस C++ वालों के लिए फुल गारंटेड 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाले हैं आप लोग।
खाली आप लोग बस इतना ही करिए कि आप लोग ट्यूटोरियल को बार बार देखते रहिए। आपको रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं है नोटबुक। आप अगर ट्यूटोरियल को देखते हैं आपका हर चीज़ रेक्टिफाई और क्लैरिफाई होगा। कोई डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिखिए ताकि उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएं। तो अब हम लोग आते हैं, देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल जो हम लोग देखे थे प्रोग्रामिंग बेसिस पे। तो हम लोग ये एडिटर खोलते हैं टर्बो C++, और यहाँ पे हम बिल्कुल प्रोग्राम लिख के दिए हुए हैं और सारा प्रोग्राम यहाँ पे हम नोट डाउन करके रखे हुए थे आप लोग के लिए, ताकि मेरा समय थोड़ा सा बच जाए, समय ना लगे। इसके लिए हम लोग ओपन में जाएंगे, यहाँ पे आप एक्सटेंशन .cpp दीजिए। देखिए इतना सारा प्रोग्राम खुल गया। तो सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम है और इसको हम लोग सिंपल प्रोग्राम का कोड लिखे हुए हैं। देखिए तो iostream.h conio.h हमको एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करना है, वेलकम टू C++। ठीक है, तो हम लोग मेन को तो रखेंगे, वॉइड मेन लिखेंगे, उसके बाद ब्रेसेस देंगे और CLRSCR चूंकि कोनियो का होता है फंक्शन, गेट सेज भी कोनियो का है और सी आउट किसका है, iostream.h का है। इसको आप रन कराइए, एकदम वही मैसेज आएगा, Ctrl+F9। देखिए वेलकम टू C++। यदि क्वेश्चन रहता है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ C++ बाय एक्सप्लेनिंग iostream and conio.h हेडर फाइल, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और iostream में आप सी आउट भी लिख दीजिएगा और सी इन ऑब्जेक्ट और कोनियो में CLRSCR गेट ch। अब आते हैं सेकेंड प्रोग्राम में, आते हैं हम लोग सेकेंड में आते हैं। देखिए कल हम ये क्वेश्चन देखे थे और इसमें मल्टीपल हेडर फाइल का इस्तेमाल किए थे आपको समझने के लिए। ये पूरा हेडर फाइल से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एकदम आप लोग इसको समझ के लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछते रहा ये सब क्वेश्चन। ये तो a = 10 दिए थे हम और सम में था, सम एक वेरिएबल दिए हैं और सम नाम में a++। देखिए इस प्रकार का जब इक्वेशन रहेगा या एक्सप्रेशन रहेगा तो आपको क्या करना है, ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। a में क्या है 10 है, तो मतलब ये a में 10 से क्या हो गया a प्लस a प्री इंक्रीमेंट है। मतलब a जो है वो a में फिलहाल a को क्या किया, a+1 से इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब है ये 10 + 1 यह 11 हो गया। फाइनली a का वैल्यू 11 हो गया। तो अब यहाँ पे a 11 लिया और यहाँ पे a ओवरराइड हो गया, क्या हो गया a 11 हो गया। तो 11 + 11 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो सम में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, लेकिन a में क्या आ जाएगा, a में केवल 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैसेज दे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आप a मैसेज दे दिए हम लोग और यहाँ पे समझने के लिए यूज़र को, ताकि यूज़र को दिक्कत ना हो समझने में, और सम इक्वल्स टू देखिए अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रन कराते हैं। देखिएगा a का वैल्यू, देखिए a का वैल्यू 11 आ गया और सम का वैल्यू 22 आ गया। क्योंकि ये इंक्रीमेंट हुआ है, जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हो आप लेफ्ट टू राइट लेके चलेंगे इसका प्रेसिडेंस को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं। अब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। देखिए तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के एग्जाम्पल दिए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन C++ क्या क्या होता है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन और मॉड्यूलस। ठीक है, ये प्रोग्राम दिया हुआ है, 2 नंबर का इनपुट है num1 num2। अब इसको आप इनपुट लिए, इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं। चलिए इसको रन कराते हैं। अब एंटर द वैल्यू ऑफ num1 ले लिया हम 50 और num में ले लेते हैं 15। देखिए num1 + num2 50 + 15 65, 50 - 15 num1 - num2 35। लेकिन थर्ड में क्या था num2 × num1 यानी कि 15 × 50, तो 15 5 = 75 750। फोर्थ में num1 / num2 मतलब 50 / 15 15 3 = 45। ये डेसिमल पार्ट को हटा देता है। और लास्ट में num2 mod num1, num2 में क्या है 15 mod 50। याद रखिएगा लास्ट में था 15 mod 50। यदि नंबर पहला वाला num2 में 15 आ गया, 15 50 से कम है, 50 से कम है, तो वही रिमाइंडर रह जाएगा। यदि 50 mod 15 रहता तब मेरे पास 5 रिमाइंडर आता, 15 3 = 45, रिमाइंडर 5 रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल दे सकते हैं।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं। उससे पहले हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। देखिए तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, है ना, पी लेस देन क्यू, ये दो इनपुट लिए हैं, इसमें भी हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम और conio.h, और ये इतना ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है रिलेशनल ऑपरेटर में, p लेस देन क्यू, p लेस देन इक्वल्स टू क्यू, p ग्रेटर देन क्यू, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, p नॉट इक्वल्स टू क्यू। अब इसको रन करते हैं हम लोग, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, 10 ले लीजिए p का और इसमें 20 ले लेते हैं। देखिए तो p लेस देन q, 10 लेस देन 20, कंडीशन सही है। p लेस देन इक्वल्स टू q, 10 लेस देन 20 है, बराबर नहीं है, कोई भी एक कंडीशन सही रहेगा। और हम जानते हैं रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर जो भी रहता है वो C++ में 1 और 0 का फॉर्मेट, यदि ट्रू रहा तो 1, यदि फॉल्स रहा तो 0। थर्ड में देखिए तो p लेस देन q, p ग्रेटर देन q, 20 q से बड़ा है क्या, 10 से बड़ा है, नहीं है, 0। फिर p ग्रेटर देन इक्वल्स टू q, 20 ग्रेटर देन 10 तो नहीं है, 20 बराबर 10 भी नहीं है, 0। p नॉट इक्वल्स टू q, 10 जो है 20 के बराबर नहीं है, सही है, नहीं है, यानी कि 1 हो गया। तो ये एग्जाम्पल रहा आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स का। अब हम लोग आते हैं नया प्रोग्राम में आते हैं, आप देखते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जाम्पल यही है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या सिंबल होता है, एंड का सिंबल हो जाएगा, और का हो जाएगा, और नोट का हो जाएगा। देखिए रिजल्ट लिए हैं और रिजल्ट में दो कंडीशन को डाल दिए, और दोनों के बीच में हम लोग क्या किए हैं इसको और का इस्तेमाल कर दिए हैं। देखिए तो 6 लेस देन इक्वल्स टू 6, लेस देन नहीं है लेकिन बराबर 6 है, यानी कि ट्रू है ना। तो और में कोई भी ट्रू हो गया, आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आउटपुट। सेकेंड में 6 लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू है। 5 लेस देन 3, 5 3 से छोटा है क्या, फॉल्स है। एंड में कोई भी एक फॉल्स आ गया, रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नोट 6 लेस देन इक्वल्स टू 6, मतलब 6 लेस देन इक्वल्स टू 6 में क्या है, सही है, 6 लेस देन इक्वल्स टू 6 तो सही है। नॉट मतलब ट्रू का उल्टा, फॉल्स, फॉल्स में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फोर्थ में देखिएगा नॉट 5 ग्रेटर देन 9, 5 ग्रेटर देन 9 है क्या, नहीं है, यानी कि फॉल्स है, यानी कि 0। नोट 0 का मतलब क्या हो जाएगा, नोट 0 का मतलब हो जाएगा 1। देखिए तो देखिए 1 0 0 1। इसमें देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। नोट 6 लेस देन इक्वल्स टू 6, यानी कि ट्रू है। 6 लेस देन इक्वल्स टू 6 में ये तो कंडीशन क्या है, ये 1 आ गया, ये आ गया 1, ठीक है। अब 1 आ गया, अब इसका हमको क्या करना है, इसमें हमारा वैल्यू आ गया 1, ट्रू आ गया। अब नोट 1 मतलब नोट 1 मतलब फॉल्स, इसका मतलब हो गया 0, तो वही 0 इसका आउटपुट आ गया। अब इसमें देखिए 5 ग्रेटर देन 9 क्या है, फॉल्स है, यानी कि 0 है। उसके आगे हम लगा दिए हैं नॉट, मतलब नॉट 0 मतलब ट्रू हो गया। तो यही तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 0 0 1 आ गया। तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में आते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स में आते हैं। देखिए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, चूंकि हम प्रोग्राम टाइप नहीं करना पड़ा इसलिए हम पहले से टाइप करके रखे थे, चूंकि ये रिवीजन टूर चल रहा है, लेकिन इसके बाद हम C++ का पूरा मतलब फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ हम डालेंगे, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो BCA कर रहे हैं या +2 में है, दोनों के लिए। लेकिन फिलहाल +2 मेरा मेन फोकस है उस बच्चों के लिए, ताकि हर बच्चे जो भी कंप्यूटर साइंस C++ लिए हैं उनका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 रहे, एक भी नंबर कम नहीं आए उनको। देखिए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होता है, देखिए x इक्वल्स टू 10 दिए, y इक्वल्स टू 20 दिए, z इक्वल्स टू 30 दिए हैं, और हेडर फाइल सेम है, मेन फंक्शन के अंदर आ गए x प्लस इक्वल्स टू 10। ये क्या करेगा, ये x बराबर x प्लस 10 कर दिया, ठीक है। अब y इक्वल्स टू y माइनस 10, ये क्या कर दिया, y बराबर y माइनस 10 कर दिया। और थर्ड में है z, तो z इक्वल्स टू z इंटू 5 कर दिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसका ऑपरेशन, ठीक है। तो पहला में क्या आ जाएगा, x इज में ये वैल्यू प्रिंट होगा 10 प्लस 10 20, सेकेंड में 20 माइनस 10
10 और लास्ट में 30 इंटू 5 150 आ जाएगा। देखते हैं इसका, देखिए 20, 10 और 150, या आप देख सकते हैं। और भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे हम लोग डिवीजन में, मॉड्यूलस में। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं प्लस ऑपरेटर के बारे में आते हैं। देखिए प्लस ऑपरेटर मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में है। तो IOString.h और इंक्लूड conio.h में वॉइड मेन दिया हुआ है, और यहाँ पे सम इक्वल्स टू 10 दे दिए हैं, काउंट इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। और देखिए सम में एक सम नाम का एक यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लिए हैं, जो कि सम यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे देते हैं सम। ठीक है, तो ये सम हो गया, स्मॉल में है, ये सम का एस कैपिटल में है। और देखिए तो सम प्लस 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 काउंट, यहाँ पे देखिए क्या वर्क हो रहा है। प्लस प्लस काउंट जो है वो क्या किया, पहले वैल्यू को बढ़ा लिया है। इसका मतलब काउंट में क्या है, 10 है, 10 प्लस 1 यानी कि काउंट में आ गया 11। ठीक है, तो काउंट में तो वैल्यू बढ़ गया 11, और सम में क्या आ गया, 10 आ गया। तो 10 प्लस 11 21 आ गया, किसका, सम का हो गया 21 और काउंट का हो गया 11। इसको हम लोग रन कराते हैं। देखिए सम में 21 आ गया, काउंट में 11 आ गया। अब देखिएगा इसी को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। काउंट को हम लोग पोस्ट में कर देते हैं प्लस प्लस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो है पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, यानी कि पहले काउंट में 10 लिया, ये रन करने के समय 11 मतलब इंक्रीज करके वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 10 प्लस 10, अभी नहीं बढ़ा है, अभी काउंट पोस्ट में फिक्स हो गया 10 प्लस 10, लेकिन जब यहाँ पे प्रिंट होगा काउंट, तब ये काउंट बढ़ के 11 होगा। तो इसका आंसर 20 और 11 आना चाहिए। देखिए तो 20 और 11 आ गया। इस प्रकार से प्री और पोस्ट दोनों हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं, इफ और एल्स में आते हैं। इफ में आते हैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग इफ में अभी देख रहे थे, इफ और एल्स का पार्ट में, तो याद रखिएगा इफ में जो होता है ये कंडीशन पार्ट होता है, और एल्स के बाद, एल्स में जो होता है वो हमारा जो स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, एल्स कोई कंडीशन को नहीं लेता है। तो इसमें भी हमारा हेडर फाइल सेम है। मेन एक्स ले लिए, एंटर इन इंटीजर, इनपुट ले लिए सी इन दे करके, और ये सब में थोड़ा बारीकी से देखिएगा कहीं मिस्टेक नहीं हो, सिंटेक्स एरर होने का संभावना हो सकता है, कुछ छूट जाए। और यहाँ पे इफ एक्स मॉड 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ब्रेसेस जो ऑप्शनल है, आप उसको दे भी सकते हैं, नहीं भी। एग्जाम में कई दफ़ा ब्रैकेट मिसिंग रहता है और एरर निकालने के लिए होता है, तो आप ब्रैकेट पे फोकस नहीं करें, बल्कि आप लॉजिक पे फोकस करिएगा कि लॉजिक कहाँ पे छूट रहा है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट ऑप्शनल था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रन कराने जा रहे हैं कि हमको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो हम जानते हैं कि नंबर अगर 2 से पूरा कट गया वो इवन रहेगा, नहीं कटेगा तो ऑड रहेगा। एल्स और इफ और एल्स में कोई भी सिंटेक्स यहाँ नहीं देना है, सेमी कोलन कोलन कुछ भी नहीं देना है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। मान लीजिए 12 डाल दिए हैं नंबर, देखिए नंबर इज इवन आ गया। हम लोग फिर अब डाल दिए हैं 13 डाल दिए, नंबर इज ऑड। इस प्रकार से हम देखते हैं इफ और एल्स का इस्तेमाल, ठीक है। तो आप इसको भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब आते हैं नया में, नेक्स्ट में है देखिए इफ एल्स इफ में आते हैं हम लोग, इफ एलिफ एल्स पार्ट में। देखिए इसमें हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं इफ एल्स इफ में। तो इसमें हम लोग मार्क्स लिए एंट्री के यूजर से, और यहाँ पे मार्क्स एंटर किया गया है, इंट फॉर्मेट में लिया। मार्क्स लेस देन 35 रहा तो ग्रेड डी दिखेगा। एल्स इफ, देखिए एल्स इफ में आप इसको एक साथ मत लिखिएगा, अगर एक साथ लिखिएगा तो देखिए कितना एरर आ रहा है, 3 एरर आया। फंक्शन एल्स इफ शुड हैव ए प्रोटोटाइप, ये बता रहा है कि एल्स इफ आपका एक टर्म में चल रहा है। अब यहाँ पे एरर दिखा दिया, स्टेटमेंट मिसिंग मिसप्लेस्ड एल्स, ठीक है। इसलिए हमको इसको सेपरेट करके लिखना है, तब जाकर के रन करेगा। तो ये ग्रेडिंग दिया हुआ है मार्क्स, यदि मार्क्स 35 से लेस रहा तो ग्रेड डी चला जाएगा, अगर 35 और 40 के बीच में रहा तो एल्स सी में आ जाएगा। 41 और 50 है तो बी, 50 और 60 है तो ए, ठीक है। तो इफ अगर पार्ट ये मैच कर गया तो यहीं से एक्सिट कर जाएगा ग्रेड डी। यदि ये नहीं मिला तो इसमें आएगा, यदि नहीं मिला तो इसमें आएगा। लास्ट में हम लोग एल्स में ऐड करके यहाँ पे डाल सकते थे। चलिए एंटर द मार्क्स, तो मार्क्स 60 तक दिया हुआ है,
तो हम डाल देते हैं 50। ठीक है, देखिए ग्रेड बी आ गया। इस प्रकार से हम लोग रन कराएंगे। हम लोग डाल देते हैं लेस देन 20। देखिए ग्रेड डी आ गया, कंडीशन दिया हुआ। कंडीशन आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इफ एल्स का है प्रोग्राम। अब हम लोग आते हैं, फिर देखते हैं नया नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास जो है वो इफ एल्स के बाद स्विच केस के बारे में है। देखिए तो स्विच केस क्या होता है, हम लोग देख भी रहे थे स्विच केस के बारे में। देखिए इंट आई हो गया, यानी नंबर लिए हैं, नंबर जो यहाँ पे मैसेज दे दिया है 1 से लेके 4 तक देना है नंबर। ठीक है, तो हम देखें स्विच के अंदर क्या देंगे, कोई एक्सप्रेशन या वेरिएबल रहेगा जो इंटीजर या कैरेक्टर टाइप। इंटीजर यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, यही डेटा टाइप है। इसके बगल में आप कॉलन सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करें। और केस में हम लोग दे दिए 1। और देखिए स्विच का अपना ये ब्रैकेट है। ठीक है, इसका एंडिंग यहाँ पे है, देखिए इसका एंडिंग लास्ट में 2 ब्रैकेट दिए हैं, तो ये स्विच का एंडिंग हो गया, ये केस का एंडिंग हो गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है केस 1, चूंकि इंटीजर है। अगर ये हम लोग को वॉवेल्स प्रिंट करना होता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे हम लोग देते ए। ठीक है, सिंगल कोट में देते, लेकिन हमको अभी इंटीजर में प्रिंट करना है। तो अगर केस 1 मैच कर गया आई का वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगा यू एंटर 1, वहीं से ब्रेक हो जाएगा। यदि केस 2 में मैच कर गया यू एंटर 2, वहीं से ब्रेक हो जाएगा। केस 3 में मैच कर गया यू एंटर 3, केस 4 यू एंटर 4। यदि उस 1 2 3 4 के अलावा भी कोई केस है वो डिफॉल्ट में चला जाएगा इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। और आप मिला सकते हैं कि इफ एल्स और स्विच केस दोनों बिल्कुल अलग है, ऑल्टरनेटिव है लेकिन अलग है सिंटेक्स बिल्कुल। रन करते हैं हम लोग, देखिए एंटर एनी नंबर, हम डाल दिए 2, तो केस 2 में क्या दिखाया था यू एंटर 2, देखिए यू एंटर 2 आ गया। फिर से हम लोग रन करते हैं, हम लोग डाल दिए 4, केस 4 यू एंटर 4, चूंकि 4 यहाँ पे मैच कर गया, केस 2 भी यहाँ पे मैच कर गया, इसलिए इनपुट ये आउटपुट दिखा दिया। केस 4 में भी क्या हुआ, वैल्यू यहाँ पे मैच कर गया, इसलिए यू एंटर 4 दिखा दिया। अब हम लोग इसको डालते हैं, मानिए 10 डाल दिए, तब तो 10 कहीं नहीं है, डिफॉल्ट में चला गया। देखिए इनवैलिड नंबर, मतलब जो वैल्यू मैच नहीं करेगा वो डिफॉल्ट में चला जाएगा और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो रन हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको। और ये एग्जाम्पल है, आप इसको बिल्कुल भी अच्छे से कवर अप करते हुए चल सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, स्विच केस में स्विच और केस और ब्रेक और डिफॉल्ट चारों कीवर्ड होता है और चारों स्मॉल में रहता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास देखिए टर्नरी ऑपरेटर और टाइप डेफ के बारे में आते हैं। टाइप डेफ के बारे में हम कल बताए थे आपको, टाइप डेफ कैसे यूज करते हैं। देखिए तो टाइप डेफ एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड को हेल्प करता है डिफाइन करने में। ठीक है, तो टाइप डेफ यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे इंट और यहाँ पे एन अपने आप क्या बन गया, अभी नाउ एन बिकम्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब आप देखिए एन तो डेटा टाइप बन गया, तो एन का हम 2 वेरिएबल लिए हैं ए और बी और सम, और 2 वेरिएबल का इनपुट लिए और इस पे हम लोग सम का रिजल्टेंट वैल्यू लिखे हैं। तो टाइप डेफ में आप सेमीकोलन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैश डिफाइन मैक्रो स्टेटमेंट में सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि कांस्टेंट होता है। अब इसको हम लोग रन करते हैं, देखिए टाइप डेफ इंट एन, अब एन डिक्लेयर हो गया। अब इसका इंट का वर्क खत्म हो गया, अब जो भी काम होगा वो एन पे होगा। एन को आपको डेटा टाइप देना नहीं है, एन अपने आप डेटा टाइप बन गया है यूजर डिफाइन, उसी का वेरिएबल है ए बी। तो हम जानते हैं कि हम लोग वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं, देखिए डेटा टाइप स्पेस है ना वेरिएबल, उसी तरह एन डेटा टाइप हो गया, स्पेस वेरिएबल हो गया, ए कोमा बी कोमा सम। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं इसको, चलिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए 12 एंड 17, देखिए आ गया 29। कितना सही तरीका से आया टाइप डेफ का इस्तेमाल करते हुए। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में हर साल पूछता है ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं, हैश टैग में आते हैं हम लोग। टर्नरी ऑपरेटर पहले देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, उसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, या इसको बोलते हैं हम लोग टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, देखिए तो x में दिया है 10, y में दिया है 20 और z में 30 दिए हैं,
और एक रिजल्ट के लिए RES नाम का डेटा टाइप ले लिए। अब कंडीशन यहाँ पे दे दिए x लेस देन 10। यदि कंडीशन सही रहा तो क्वेश्चन मार्क के बाद मतलब y वाला प्रिंट करेगा, यदि फॉल्स रहा तो z वाला पार्ट प्रिंट करेगा, ठीक है। और x में 10, 20 और 30 दिए हुए हैं, तो अगर x में 10 देते हैं तो 10 ग्रेटर देन 10 होगा, नहीं होगा, तब तो z में प्रिंट करेगा यानी 30 प्रिंट करेगा। देख लेते हैं हम लोग, चलिए हम लोग दिए हैं चलिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था, x में क्या था 10 था, तो 10 लेस देन 10 मतलब फॉल्स था। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x ग्रेटर देन 10 करते हैं, ठीक है। तो 10 ग्रेटर देन 10 कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो भी हमारा 30 ही प्रिंट होगा। देखिए 30 आ गया। लेकिन अगर आप इसी में बराबर दे दिए तब तो कंडीशन सही हो गया, x लेस देन 10, 10 लेस देन 10 है लेकिन बराबर 10 लेस देन 10 तो नहीं है लेकिन बराबर है, कंडीशन मैच कर गया, मतलब y वाला वैल्यू मतलब 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखिए तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है, एकदम सिंटेक्स अलग है। देखिए यही सिंटेक्स, यही तो मेन सिंटेक्स है आपका कंडीशनल ऑपरेटर का, इसलिए आप इसको इस्तेमाल करिएगा और ये इतना प्रोग्राम को आप कंटिन्यू कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आप लिख सके एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैक्रो में हम लोग देख लेते हैं मैक्रो क्या होता है। देखिए हैज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए IO स्ट्रीम और कोनियो हैज़ डिफाइन पाई का वैल्यू डिफाइन किए हुए हैं और ये मैक्रो स्टेटमेंट हो गया और 3.14159 और यहाँ पे सर्किल निकालना है एरिया का। तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर हम लोग देखिए यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा इसको हम लोग प्रोग्राम को बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में आसान हो। इंट में आर ले लिए और एरिया, एंटर द रेडियस इनपुट ले लिए, सी इन में आर और एरिया नाम का वेरिएबल में क्या किए, सर्किल एरिया को कॉल कर लिए और आर का पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिए। अब ये सर्किल एरिया क्या करेगा, ये तो एक फंक्शन बन गया, यहाँ से ये क्या किया, हैज़ डिफाइन में कॉल किया। अब यहाँ पे देखिए सर्किल एरिया x और यहाँ पे तो ये r यहाँ पे x में आ गया, ठीक है। अब पाई इंटू x, तो पाई में क्या है 3.14159 और x जो है r जो यूजर देगा। देखिए तो हम लोग यूजर एंटर द रेडियस हम 10 दे दिए, ठीक है। देखिए 314 आ गया, 3.14 को 10 इंटू 10 किया है, 100 किए हम लोग, 3.14 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ आप बिल्कुल भी यहाँ पे अगर आप कॉमा सेमीकोलन लगा दिए, देखिए क्या एरर आ जाएगा, एरर आ गया, क्या आ गया, एक्सपेक्टेड इनवैलिड इनडायरेक्शन, मतलब 3 प्रकार का एरर आ गया। इसलिए आप भूल के भी यहाँ पे आप इसको मत दीजिएगा सेमीकोलन, हैज़ डिफाइन मैक्रो कांस्टेंट में। तो इसको हटाते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग लूप पार्ट में आते हैं, हम लोग आते हैं फॉर लूप में आते हैं। हमारा देखिए फॉर लूप में आते हैं, हम यही सिंटेक्स बताना चाह रहे थे फॉर लूप में। देखिए फॉर लूप ऐसे ही वर्क करता है, फॉर i इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शनल पार्ट रहता है। i लेस देन इक्वल्स टू 2 ये मेन पार्ट है। यदि कंडीशन नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट चला जाएगा लूप, और ये अपडेशन है, ठीक है। और ये इसका ब्रैकेट है और एंडल दिए हुए हैं, इस एंडल की जगह पे आप /n भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा प्रोग्राम है कि 0 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकालना है, 0 का ये कंडीशन चलेगा, i इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन सही है, 0 लेस देन 10 है, बराबर तो नहीं है, तो कोई भी ये कंडीशन सही हो गया, यानी कि कंडीशन सही हो गया। अब यहाँ पे मैसेज के लिए स्क्वायर ऑफ i स्क्वायर ऑफ 0 इज 0 इंटू 0, मतलब 0 आ गया। देख लेते हैं 0 से लेकर 10 तक चलेगा। देखिए स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, 1 इज 1, 2 इज 4, 3 इज 9, 10 इज 100, इतना चला। तो आप इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से ये वर्क किया है। अब इस एंडल की जगह पे आप चाहे तो /n भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी रन कर जाएगा। देखिए तो /n और एंडल दोनों एक ही है। एग्जाम में अगर /n होता है तो आप उसको बिल्कुल भी एरर नहीं समझिएगा, वो भी सही है, वो भी एक पार्ट है नया लाइन का। ये फॉर लूप का अपना सिंटेक्स हो गया, यही मेन पार्ट है। अब देखिए तो ये पार्ट ऑप्शनल है फॉर लूप में, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा दिए। अब यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर दिए हैं 0 के साथ, लेकिन आपको ये कॉलन सेमीकोलन तो देना पड़ेगा।
अगर इसको हटा दीजिएगा तब तो ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पे अब सेव कर लिए हम लोग, चूंकि इनिशियलाइजेशन हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं और कंडीशन कर दिए यहाँ पे। अब देखिए इसको रन कराते हैं तो भी रन कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट भी हमारा ऑप्शनल पार्ट रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रन करा सकते हैं इसको। हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे i प्लस इक्वल्स टू 1 दे दिए। अब हम लोग रन करा देते हैं, देखिए ये भी रन कर गया। तो मतलब ये पार्ट में मतलब इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट ये दोनों ऑप्शनल होता है, और कंडीशन हमारा देना मैंडेटरी पार्ट है। इसको चेक करते हुए आता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। तो आपके लिए जो सुविधा हो आप उसको लिख सकते हैं। आपको अगर लगे कि हमको i इक्वल्स टू 0 लिखना है तो हम 0 से ही लिखेंगे, और यहाँ पे हमको लगे कि i प्लस इक्वल्स टू 1 लिखे i प्लस प्लस के जगह पे, तो हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। अब इसको आप देख सकते हैं रन करके, तो भी सेम ही आउटपुट आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वाइल लूप में आते हैं। क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का कमी है, इसलिए हम आपको मतलब टाइप नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम, हम पहले से लिख करके रखे हुए हैं। नहीं तो हम पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाते हैं। मेरा पाइथन का ट्यूटोरियल, एसक्यूएल का ट्यूटोरियल, जितना भी क्लासेस हमने लिए हैं, और उसमें हम सब प्रोग्राम को लिख करके लाइव दिखाए हैं बच्चों को, उससे ज़्यादा क्लियर होता है। फिर भी ये हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे C++ पढ़े हुए हैं, उनको केवल एक बार रिव्यू का ज़रूरत है बस। देखिए वाइल लूप में हम देखे तो ये भी एंट्री कंट्रोल है। ये कंडीशन चल रहा है और यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है ना, और यहाँ पे एक्सिक्यूशन चल रहा है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में दे दीजिए, और यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, सॉरी ब्रैकेट, चलिए इसको रन करते हैं हम लोग। तो इनिशियलाइजेशन पार्ट वाइल का स्टार्टिंग में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कंडीशन पार्ट होता है, और ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो उसका पार्ट रहेगा अपडेशन और प्रिंट करने का, ठीक है। देखिए एक एरर आएगा एक्सप्रेशन सिंटेक्स, हाँ यहाँ पे हम लोग नहीं देना है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर आने का संभावना। अच्छा यहाँ पे i मिसिंग है, तो ये सब मिसिंग करिएगा तो प्रोग्राम में एरर आपको मिलेगा। एरर निकालने के लिए क्वेश्चन रहता है, ये देखिए i लेस देन इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ऑफ, प्रिंट हो गया 0 इंटू 0, पहला 0 यहाँ पे था, उसके बाद बढ़ गया 1, फिर ये चेक किया, मतलब इसमें भी इनिशियलाइजेशन एक बार चला, उसके बाद कंडीशन और इंक्रीमेंट पे चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डू वाइल में आते हैं। देखिए डू वाइल में इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल। तो सेम प्रोग्राम को लिखे हैं डू वाइल में, i इक्वल्स टू 0, डू कीवर्ड है, ब्रैकेट दिया है हम लोग, सी आउट में स्क्वायर यहाँ पे ले लिए। तो ये पहले एक्सिक्यूट कर देगा और लास्ट में ये क्या करेगा, कंडीशन को देखेगा, और उसके बाद इसमें आप सेमीकोलन लगाना कभी मत भूलिएगा, नहीं तो ये एरर आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। देखिए सेम आउटपुट आ गया, मतलब तीनों प्रोग्राम का कोड का आउटपुट सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो फॉर लूप ज़्यादा आसान है, इसलिए फॉर लूप का फोकस करें तो अच्छा है। प्रोग्राम जो एरे से आएगा या नेस्टेड लूप से रहेगा या आपका डेटा स्ट्रक्चर का रहेगा या पॉइंटर से रहेगा, तो सब में आप फॉर लूप लगाएंगे तो आसान रहता है, एक ही लाइन में कोड आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डू वाइल का सिंटेक्स हो गया। अब हम चाहते हैं लास्ट में आपको दिखाने के लिए एक और चीज़, ब्रेक और कंटिन्यू। देखिए तो आज का क्लास के लिए इतना ही हम रखते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। तो हम क्या बताए थे, ब्रेक स्टेटमेंट में जहां पे कंडीशन मैच कर गया वहां एग्जिट हो जाएगा। देखिए तो हमको 0 से लेके 10 तक, 0 से 9 तक प्रिंट कराना था, है ना, 0 से लेके 10 तक चला है लूप, और यहाँ पे कंडीशन डाल दिए हैं इफ i इक्वल्स टू 4 ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक डाल दिए। देखिए अब रन कराते हैं, देखिए 0 1 2 3 कंडीशन कहाँ मैच हो गया, 4 पे मैच हो गया। i जब 4 आया तो 4 बराबर बराबर 4 कंडीशन सही हो गया, वहां से जो कंडीशन मिला वो कंडीशन भी रन नहीं, वो भी कंडीशन डिस्प्ले नहीं होगा, वो वेरिएबल डिस्प्ले नहीं होगा, उसके आगे तो बिल्कुल करने ही नहीं देगा वो। लेकिन अगर उल्टा होगा, देखिए अब हम लोग करते हैं कंटिन्यू, यहाँ पे आप कंटिन्यू कीवर्ड लगाइए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो मैच करेगा उसको स्किप करके बाद बाकी सबको रन कर देगा, कहाँ तक, जहाँ जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, मतलब केवल 4 में यहाँ पे स्किपिंग है, 0 1 2 3 4 में मैच हो गया, कंटिन्यू स्किप कर दिया, 5 6 7 8 9 यानी कि 9 लेस देन 10, ठीक है,
10 लेस देन 10 होगा, नहीं होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ स्लैश एन दिए हैं, एंडल की जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो देखिए बिल्कुल 0 1 2 3 4 क्या हो गया, स्किप कर गया। कंटिन्यू में जो मैच करता है उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, उसके बाद कंडीशन तक चलता है। तो कंडीशन था मेरा आई लेस देन 10, यानी कि 9 लेस देन 10 तक चला है, लेकिन 10 लेस देन 10 है नहीं है, फॉल्स हो गया, यहाँ से निकल गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल के साथ समझ में आया होगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मतलब एरे में हम लोग बनाते हैं, और एरे के अलावा हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग में वर्क कैसे करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एक क्लास आपका लगेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तक, और एक लगेगा आपका बुलियन अलजेब्रा, और एक क्लास में आपका डेटाबेस प्लस नेटवर्किंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सप्ताह 3-4 वीडियो और आएंगे मेरा, जो आपको बिल्कुल फुल 100% एग्ज़ाम में आपको मार्क्स लेने में वो हेल्प करेगा, वो मददगार रहेगा। तो आप इसको भूलिएगा नहीं, आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसका बेनिफिट उठाइए, और आप अच्छे से पढ़िए कि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहे। और हम लोग चाहते हैं कि आप टॉप में रहें, और जहाँ भी आप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो पूरा अच्छे से स्कोर करके सबों का वो नाम रोशन करे। तो आज का ट्यूटोरियल के लिए, आज का क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। सबको मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू, एंड कीप वॉचिंग this video and my tutorial for your better performance of board exam. Thank you all.